आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है दीदी। आशा करती हूँ कहानी पसंद ज़रूर आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है और मेरे इस चैनल पर इन कहानियों का वाचन पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव की किसी एक अभागिनी स्त्री के अन्यायी और अत्याचारी पति के कुकर्मों की विस्तार से व्याख्या करने के पश्चात पड़ोसिन तारामणि ने अत्यंत संक्षेप में अपनी इच्छा प्रकट की। ऐसे पति के मुंह में अग्नि भरे। सुनकर जय गोपाल बाबू की स्त्री शशिकला को बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, मगर मन ही मन सोचने लगी कि पति जाति के मुंह में चुरूट की आग के अलावा और किसी तरह की आग लगाना या उसकी कल्पना करना कम से कम स्त्री जाति के लिए किसी भी दशा में शोभा नहीं देता। शशिकला को चुप देखकर कठोर दिल तारा का उत्साह दूना बढ़ गया। वो बोल उठी, ऐसे खसम से तो पूरी जिंदगी रान रहे तो अच्छा है। और वहां से उठकर चली गई। सभा भी भंग हो गई। शशिकला सोचने लगी, पति की तरफ से ऐसे किसी कसूर की वो कल्पना ही नहीं कर सकती जिससे उनके लिए ऐसा कठोर भाव जागे। विचार करते करते उसके कोमल हृदय का सारा प्रेम रस अपने प्रवासी पति की ओर निढाल सा होकर दौड़ने लगा। पलंग पर जहां उसके पति सोते थे उस स्थान पर दोनों बांह पसार कर वो औंधी पड़ी रही तथा बार बार तकिए को सीने से लगाकर चूमने लगी। तकिए में वो अपने पति के माथे की खुशबू का अनुभव कर रही थी और फिर दरवाज़ा बंद करके बक्से में से पति का एक काफ़ी पुराना फोटो और चिट्ठियाँ निकाल कर बैठ गई। उस दिन की सुनसान दोपहरी इस तरह एकांत कमरे में सूनी सोच, पुरानी यादों और कष्टों के आंसुओं में बीत गई। शशिकला और जय गोपाल का दाम्पत्य कोई नया हो ऐसी बात नहीं। बचपन में शादी हुई थी और इस बीच कई बाल बच्चे भी हो चुके हैं। दोनों ने काफ़ी दिनों तक साथ रहकर अत्यंत सहज साधारण तौर पर से अपने दिन काटे हैं। किसी की तरफ से प्रेम के अटूट उत्साह का कभी भी कोई लक्षण देखने में नहीं आया। लगभग 16 साल तक लगातार एक साथ रहने के पश्चात सिर्फ आजीविका के लिए ही उसके पति को अचानक परदेश जाना पड़ा। इस बिछुड़ जाने से शशि के दिल में एक तरह का प्रबल प्रेमावेग जाग उठा। विरह के जरिए बंधन में जितना भी खिंचाव पड़ने लगा उसके नाजुक दिल में प्रेम की फांस उतनी ही तीखी होने लगी। शिथिल स्थिति में जिसका अस्तित्व कभी मालूम ही नहीं पड़ा, अब उसका दर्द अंदर से टीसे मारने लगा। इतने दिन के पश्चात, इतनी आयु में बच्चों की माँ होकर शशि आज वसंत की दोपहरी में सूने में विरह शैया पर पड़ी पड़ी यौवन से भरपूर नववधू का सा सुख स्वप्न देखने लगी। जो प्यार जाने अनजाने में उसके जीवन के सामने बहा चला गया है, अचानक आज उसी के कल कल के गीत से जागकर वो मन ही मन बहाव से विपरीत तैरकर पीछे की तरफ बहुत दूर पहुंचना चाहती है, जहां सोने की नगरी में घने वनों की भरमार है, प्रेम की दीवानगी है, किंतु अतीत के उस सुख की संभावना में पहुंचने की अब तरकीब ही क्या है और जगह कहाँ है। वो सोचने लगी, अब की बार वो पति को अपने पास पाएगी तब जीवन को नीरस और वसंत को बेकार बिल्कुल नहीं होने देगी। कितने ही दिन, कितनी ही बार उसने मामूली विषयों पर बहस और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके पति को परेशान कर डाला है। आज तपते हुए चित्त से, एकांत इच्छा से उसने संकल्प किया कि भविष्य में वो कभी भी झगड़ालू नहीं बनेगी, कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलेगी, उनकी आज्ञा का हर प्रकार से पालन करेगी। अब सारे काम उनकी तबीयत के ही करेगी और प्यार भरे नरम दिल से अपने पति का बुरा भला आचरण खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करेगी। कारण पति सभी कुछ है, पति प्रियतम है, पति देवता है। बहुत दिनों तक शशिकला अपने माता पिता की इकलौती लाडली पुत्री रही है। उन दिनों जय गोपाल यद्यपि मामूली नौकरी किया करता था, फिर भी भविष्य की उसे कोई फिक्र नहीं थी। गांव में जाकर राजसी ठाठ से रहने के लिए उसके ससुर के पास काफी धन दौलत थी। इस बीच बिल्कुल ही असमय, प्रायः बुढ़ापे में शशिकला के पिता काली प्रसन्न से एक लड़का पैदा हुआ। सच कहने में क्या है,
माता पिता के इस प्रकार के असमय असंगत आचरण से शशि को मन ही मन बहुत कष्ट हुआ। जयगोपाल भी विशेष खुश न हो सका। अधिक आयु में बच्चा हुआ तो उस पर माँ बाप के लाड़ प्यार का ठिकाना ना रहा। उस नवागत नन्हे से दूध पीते नींद के लिए व्याकुल साले ने अनजाने में न जाने कैसे अपने कोमल हाथों की छोटी छोटी मुट्ठियों में जयगोपाल की सारी उम्मीदें पीसकर जब चकनाचूर कर दी, तब वो आसाम के चाय के बगीचे में नौकरी करने चल दिया। सबने कहा सुना कि करीब ही कहीं नौकरी ढूंढकर यहीं रहो तो अच्छा हो, किंतु चाहे सर्वसाधारण पर गुस्सा आ जाने से हो या चाय बागान की नौकरी से, रातों रात बड़ा आदमी बनने की आशा से उसने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शशि को बच्चों के साथ मायके छोड़कर वो झट से आसाम चला गया। शादी के बाद पति पत्नी में ये पहला संबंध विच्छेद था। इस घटना के कारण अपने नन्हे से दुधमुहे भाई पर शशि को काफी क्रोध आया। जो मन के अफसोस को मुंह खोलकर कह नहीं सकता, उसी को ज्यादा आता है। छोटा सा मानव शिशु आराम से माँ का दूध पीता और आंख मीचकर निश्चिंत सोता रहता। उसकी बड़ी बहन अपने बच्चों के लिए गर्म दूध, ठंडा खाना तथा स्कूल जाने में देर इत्यादि अनेक कारणों से रात दिन रूठकर मुंह फुलाए रहती और घर वालों को भी दुख दिया करती थी। थोड़े दिन के पश्चात ही बच्चे की माँ की मृत्यु हो गई। मरते वक्त माँ अपने गोद के बच्चे को लड़की के हाथों सौंप गई। अब तो काफ़ी जल्दी बिना माँ के बच्चे ने बड़ी आसानी से अपनी दीदी का हृदय जीत लिया। हा हा ही करता हुआ बच्चा जब अपनी बहन के ऊपर आ पड़ता, तब अपने बिना दांत के छोटे से मुंह से उसका मुंह, नाक, आँख सब कुछ लील जाना चाहता। अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसका जूड़ा पकड़कर जब वो खींचता और किसी भी प्रकार हाथ लगी चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, सूरज उगने के पहले ही उठकर जब वो लुढ़कता खिसकता हुआ अपनी दीदी को अपने कोमल स्पर्श से पुलकित करके उधम मचाना आरंभ कर देता। निरंतर जब वो डिडिया डिडिया पुकार पुकार कर बार बार उसका ध्यान बांटने लगा और जब उसने कामकाज तथा फुर्सत के वक्त निषिद्ध कार्य करके निषिद्ध खाना खाकर निषिद्ध स्थान पर उस पर बाकायदा बखेड़ा शुरू कर दिया, तब शशि टिकी न रह सकी। उसने उस मनमौजी छोटे से अत्याचारी के आगे पूरी प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया। बच्चे की माँ नहीं थी, इसी से संभवतः उस पर उसका हक इतना ज्यादा बढ़ गया। लड़के का नाम रखा नीलमणि। जब वो 2 साल का हुआ तब उसके पिता सख्त बीमार पड़ गए। जल्दी ही चले आने के लिए जयगोपाल को खत लिखा गया। जयगोपाल बड़ी मुश्किल से दौड़ा हुआ ससुराल पहुंचा। तब ससुर काली प्रसन्न मौत की घड़ियां गिन रहे थे। मरने के पूर्व काली प्रसन्न ने अपनी नाबालिग बच्चे का सारा जिम्मा जमाई जयगोपाल पर छोड़ दिया और अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी लड़की के नाम कर दिया। लिहाजा जमीन जायदाद की हिफाजत के लिए जयगोपाल को नौकरी छोड़कर ससुराल चले आना पड़ा। बहुत दिनों के बाद पति पत्नी में पुनर्मिलन हुआ। जब कोई वस्तु टूट जाए तो जोड़ में जोड़ मिलाकर किसी प्रकार उसे जोड़ा भी जा सकता है, किंतु 2 लोगों के मन जहां फट जाते हैं, लंबी बिछुड़न के पश्चात फिर वहां ठीक पहले जैसा जोड़ नहीं बैठता। कारण मन सजीव पदार्थ है, पल में उसकी परिणति होती है और पल में बदलाव। इस नए मिलन से शशि के दिल में अब की बार नए भावों का संचार हुआ, जैसे पति से उसकी दोबारा शादी हुई हो। प्राचीन दाम्पत्य में चिराभ्यास की वजह से जो जड़ता सी आ गई थी, विरह के आकर्षण से वो हट गई तथा अपने पति को मानो उसने पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा पूर्णता के साथ पा लिया। मन ही मन उसने प्रतिज्ञा की कि चाहे जैसे भी दिन आए, चाहे जितने भी रोज हो जाए, पति के प्रति अपने दमकते प्रेम के उजलेपन को वो जरा भी मैला ना होने देगी। मगर नए मिशन में जयगोपाल के मन की स्थिति कुछ और ही हो गई थी। पहले जब दोनों एक साथ रहते थे, औरत के साथ उसके संपूर्ण स्वार्थ और विचित्र अभ्यासों में एकता का ताल्लुक था। तब स्त्री उसके जीवन का एक नित्य सत्य हो गई थी और तब वो उससे अलग करके कुछ करना ही नहीं चाहता था। रोज के अभ्यास के चलते चलते जरूर उसका कदम अचानक गहरे गड्ढे में जाकर पड़ जाता। सबूत के तौर पर कहा जा सकता है कि परदेश जाकर पहले पहल वो बड़ी भारी मुसीबत में पड़ गया था। वहां उसे ऐसा लगा मानो सहसा किसी ने गहरे पानी में धक्का दे दिया हो। लेकिन क्रमशः उसके इस अभ्यास विच्छेद में नए अभ्यास की थिगली लगी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि पहले जो उसके दिन बिल्कुल शिथिलता में कट जाया करते थे, उनमें इधर 2 साल अपनी आर्थिक हालत सुधारने के प्रयास और चिंता से एक तरह का जबरदस्त जागरण आ गया है।
उसके दिल के सामने मालदार बनने की एक निष्ठ इच्छा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं रह गई। इस नए नशे की तीव्रता के मुकाबले पिछली जिंदगी उसको बिल्कुल सारहीन परछाई नजर आने लगी। स्त्रियों की प्रकृति में कोई खास परिवर्तन ले आता है प्रेम, किंतु पुरुषों में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जड़ में रहती है कोई न कोई भयंकर प्रवृत्ति। जयगोपाल 2 साल बाद आकर स्त्री से मिला तो उसे हूबहू पहले जैसी स्त्री नहीं मिली। उसकी पत्नी के जीवन में उसके बच्चे साले ने एक नई ही स्थिति स्थापित कर दी थी, जो पहले से कहीं विस्तृत और फैली हुई है। औरत के मन के इस हिस्से से वो बिल्कुल ही जानकार न था और ना उसके दिल का कहीं से कुछ मेल ही बैठता था। स्त्री अपने शिशु स्नेह में पति को हिस्सा देने का बहुत प्रयास करती, मगर वो दे पाती या नहीं ये कहना मुश्किल है। शशि नीलमणि को गोद में लिए हंसते हुए पति के सम्मुख ले जाती और उसकी गोद में देने की चेष्टा करती, किंतु नीलमणि जी जान से बहन के गले से चिपक जाता और रिश्तेदारी की जरा भी शर्म न करके वो दीदी के कंधे में अपना मुंह छिपा लेता। शशि चाहती कि उसके इस नन्हे से भाई का मन बहलाने की जितनी भी तरह की विद्या आती है वो सब की सब बहनोई के आगे प्रकट हो जाए, लेकिन ना तो बहनोई को इस बारे में कोई आग्रह था, न साले में ही कोई दिलचस्पी पाई गई। जयगोपाल को कुछ समझ में नहीं आता कि इस दुबले पतले बड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए उस पर लाड़ प्यार की इतनी फिजूल खर्ची की जा रही है। लाड़ प्यार की बारीक बातें स्त्रियां झट से समझ जाती हैं। शशि फौरन ही समझ गई कि जयगोपाल को नीलमणि में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है और संभवतः वो उसे मन से चाहता भी नहीं। तब वो अपने भाई को बड़ी सतर्कता से पति की नज़र से बचाकर रखने लगी। जहां तक बनता वो जयगोपाल की तीखी नज़र उस पर नहीं पड़ने देती। इस तरह वो बच्चा उस अकेली का एकमात्र प्रेम का आधार बन गया। उसकी वो इस तरह देखभाल करने लगी जैसे उसका वो बड़ी कोशिश से सहेजा हुआ छुपाया हुआ धन हो। सभी जानते हैं कि प्रेम जितना ही छुपा हुआ और जितना ही एकांतित होता है उतना ही ताकतवर हुआ करता है। नीलमणि रोता तो जयगोपाल को काफ़ी झुंझलाहट होती, इसलिए शशि उसे छटपट छाती से लगाकर और खूब प्यार कर करके छिपाने का प्रयास किया करती। खासकर रात को उसके रोने से यदि पति की नींद उचटने की संभावना होती और पति अगर उस रोते हुए बच्चे के प्रति अत्यंत हिंसात्मक भाव से रोष और घृणा प्रकट करता हुआ जल भुनकर चिल्ला उठता, तब शशि मानो अपराधिनी की तरह संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी वक्त उसे गोद में उठाकर दूर ले जाती तथा अत्यंत अनुनय विनय और स्नेह में सुआ मेरा राजा बाबू इत्यादि कहकर सुला देती। बच्चों में प्रायः किसी न किसी बात पर लड़ाई हुआ ही करती है। शुरू शुरू में ऐसे मौक़ों पर शशि अपने भाई का पक्ष लिया करती थी, कारण उसकी माँ नहीं है। न्यायाधीश के साथ साथ न्याय में भी फर्क होने लगा। अब जब तब बेकसूर नीलमणि को ही कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती। ये जुल्म शशि के कलेजे में शूल की तरह चुभता तथा इसके लिए वो अपने दंडित भाई को अलग ले जाकर मिठाई देकर खिलौने देकर प्रेम करके भरसक तसल्ली देने का प्रयास किया करती। अंजाम ये होता कि शशि नीलमणि को जितना अधिक प्यार करती, जयगोपाल उतना ही उस पर जलता भुनता और जयगोपाल नीलमणि से जितनी नफरत करता, नाराज होता, शशि उतना ही अधिक उसे प्यार करती। जयगोपाल व्यक्ति ऐसा है कि अपनी औरत पर उसने कभी भी लड़ाई या कठोर आचरण नहीं किया और शशि भी ऐसी है कि विनम्र प्रीति के साथ चुपचाप अपने पति की बराबर सेवा करती रहती, किंतु अब केवल नीलमणि को लेकर भीतर ही भीतर एक गुठली सी पकने लगी जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पीड़ादायक हो रही है। इस तरह के खामोश द्वंद्व का गुप्त आघात प्रतिघात प्रकट झगड़े की बनिस्बत कहीं ज्यादा दुस्सह होता है। ये काम कम से कम विवाहित पाठक पाठिकाओं से छिपाना व्यर्थ है। नीलमणि के सारे शरीर में सिर्फ सिर ही सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा लगता जैसे विधाता ने एक पोले पतले बांस में फूस लगाकर ऊपर के एक भाग पर गोल बना दिया हो। डॉक्टर भी प्रायः आशंका जाहिर किया करते कि लड़का बुलबुले के समान ही क्षणभंगुर सिद्ध हो सकता है। काफी दिनों तक उसे बात करना और चलना नहीं आया। उसके उदास गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता कि उसके माता पिता अपनी अधिक आयु की सारी फिक्रों का जिम्मा इस नन्हे से बच्चे के मस्तक पर लाद गए हैं। दीदी के जतन और सेवा से नीलमणि ने अपने खतरे का समय पार करके 6ठे वर्ष में कदम रखा। कार्तिक में भैया दूज के दिन शशिकला ने नीलमणि को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए।
बड़े ठाट बाट से बाबू बनाया और फिर उसका टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पटरी पर बिठाकर वो अंगूठे में रोली लगाकर टीका लगा रही थी कि इतने में ही शुरू में कही गई खराब बोलने वाली पड़ोसन तारा आ पहुंची और आने के साथ ही बात में उसने शशि के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। वो बोली, छिपे छिपे भाई का सत्यानाश करके ऐसे ठाट बाट से लोक दिखाऊ टीका करने से क्या फायदा। सुनकर शशि पर एक साथ आश्चर्य, गुस्सा और दुख की बिजली सी टूट पड़ी। अंत में सुनना पड़ा, वो दोनों स्त्री पुरुष सलाह करके नाबालिग नीलमणि की जायदाद मालगुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने की साजिश रच रहे हैं। सुनकर शशि ने शाप दिया, जो व्यक्ति इतनी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जबान जल जाए। फिर वो रोती हुई सीधे पति के पास पहुंची और उससे सब कुछ कह डाला। जयगोपाल बोला, आजकल के ज़माने में किसी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरी सगी बुआ का लड़का और भाई है। उस पर पूरी जायदाद का जिम्मा देकर मैं निश्चिंत था। उसने कब मालगुजारी नहीं भरी और कब नीलामी में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे तो कुछ मालूम ही न हुआ। जयगोपाल ने कहा, भाई पर नालिश कैसे करूं? फिर नालिश करने से कुछ परिणाम भी तो नहीं निकलेगा। गांठ के रुपयों की भी बर्बादी होगी। पति की बात का भरोसा करना शशि का फर्ज है, किंतु किसी भी प्रकार का दाम्पत्य जीवन, सब कुछ अचानक जिसे परम आश्रय समझ रही थी, अचानक देखा कि उसके लिए वो एक निर्दयी निष्ठुर फांसी बन गया है और उसने चारों तरफ से उन दोनों भाई बहन को घेर रखा है। वो अकेली अबला औरत है, असहाय नीलमणि को कैसे बचाए, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे जैसे वो सोचने लगी, वैसे वैसे नफरत और नफरत से संकट में पड़े हुए बालक भाई पर उसका स्नेह बढ़ता ही गया। उसका दिल ममता से और आंखें आंसुओं से भर आईं। वो सोचने लगी, यदि उसे कोई तरकीब मालूम होती तो महारानी विक्टोरिया के पास चिट्ठी भेजकर अपने भाई की संपत्ति अवश्य बचा लेती और महारानी नीलमणि की वार्षिक 758 रुपये मुनाफी की जमींदारी हासिलपुर बिल्कुल नहीं बिकने देती। इस प्रकार शशि जबकि सीधे महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय करा के अपने फुफेरे देवर को दुरुस्त करने की तरकीब सोच रही थी, तब एकाएक नीलमणि को जोर का ज्वर आ गया तथा ऐसा दौरा पड़ने लगा कि उसके हाथ पांव तन्ना गए और बार बार उसे मूर्छा आने लगी। जयगोपाल ने गांव के एक देसी काले चिकित्सक को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जयगोपाल ने जवाब दिया, क्यों, मोतीलाल क्या बेकार डॉक्टर है? शशि जब पति के पैरों में पड़ गई और अपने गले की कसम दिलाकर निहोरे कहने लगी, तब जयगोपाल बोला, अच्छा, शहर से डॉक्टर बुलवाता हूँ, ठहर जाओ। शशि नीलमणि को सीने से चिपटाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक पल के लिए उसे अपनी आंखों से लुप्त नहीं होने देता। डरता है कहीं उसे धोखा देकर दीदी कहीं चली न जाए, इसलिए वो हमेशा उससे लिपटा रहता है। यहाँ तक कि सो जाने पर भी आंचल बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो सारा दिन यूं ही खत्म हो गया। शाम के बाद दिया बत्ती के समय जयगोपाल ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वो दूर कहीं मरीज देखने गया है, और साथ साथ ये भी कहा, मुकदमे की खातिर मुझे अभी इसी वक्त जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है कि वो दोनों समय आकर अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल किया करेंगे। रात को नीलमणि आए बाएं बकने लगा। सुबह होते ही शशि और कुछ भी विचार न करके खुद रोगी भाई को लेकर कश्ती में बैठ के कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। कलकत्ता जाकर उसने देखा कि डॉक्टर तो घर पर ही हैं, कहीं भी बाहर नहीं गए। अच्छे घर की औरत को देखकर डॉक्टर ने झट से उसके लिए रहने का इंतजाम कर दिया और मदद के लिए एक प्रौढ़ विधवा को नियुक्त कर दिया। लड़के का इलाज भी होने लगा। दूसरे रोज जयगोपाल भी कलकत्ता आ धमका। मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने स्त्री को उसी समय घर चलने का आदेश दिया। औरत ने कहा, मुझे अगर तुम काट भी डालो तो भी घर नहीं जाने वाली। तुम लोग मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, मेरे अलावा उसका और कोई भी नहीं है। मैं उसे बचाऊंगी, ज़रूर बचाऊंगी। जयगोपाल गुस्से में आकर बोला, तो तुम यहीं रहो, हमारे घर अब कभी मत आना। शशि ने उसी वक्त तड़ाक से जवाब दिया, तुम्हारा घर कहाँ से आया? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल बोला, अच्छा, देखा जाएगा। मोहल्ले के लोग इस घटना को लेकर कुछ दिन वार्तालाप करते रहे। पड़ोसिन तारा ने कहा, अरे मालिक के साथ लड़ना ही है तो घर में रहकर लड़ो ना, जितना भी लड़ना हो। घर छोड़कर बाहर लड़ने की क्या जरूरत है? कुछ भी हो, आखिर है तो अपना मालिक ही।
साथ में जो जमा पूंजी थी सब खर्च करके गहने वगैरह बेच खोस कर किसी तरह शशि ने अपने भाई को मौत के मुंह से बचा लिया। और तब उसे खबर मिली कि दुआर गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेत की धरती थी और उस पर उनका मकान भी था, नाना प्रकार से जिसकी आमदनी सालाना लगभग 1,500 रुपये थी, वो भी जमींदार के साथ मिलकर जयगोपाल ने अपने नाम करा ली है। अब पूरी संपत्ति उसके पति की है, उसके भाई का उसमें कुछ भी नहीं रहा। बीमारी से उठकर नीलमणि ने दयनीय स्वर में पूछा, दीदी घर चलो। वहां अपने साथी भांजों से खेलने के लिए उसका दिल मचल रहा था। इसी से वो बराबर कहने लगा, दीदी अपने उसी घर, अब है कहाँ। लेकिन सिर्फ रोने से कोई परिणाम नहीं। अब दीदी के अतिरिक्त दुनिया में उसके भाई का और कौन है। ये सोचकर शशि ने आंखें साफ की और साहस करके डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के घर जाकर उसकी औरत की शरण ली। डिप्टी साहब जयगोपाल को जानते थे। भले घर की औरत घर से निकलकर जमीन की संपत्ति के लिए पति से लड़ना चाहती है, इस बात पर शशि से वो काफी नाराज हुए। उसे बातों में फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जयगोपाल को पत्र लिखा। जयगोपाल साले सहित अपनी औरत को जबरन नाव पर बिठाकर घर ले आया। पति पत्नी में दूसरे विच्छेद के पश्चात फिर से ये दूसरा मिलन हुआ। जन्म का साथ, विधाता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों के बाद घर लौटे पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ और बड़े मजे से घूमने फिरने लगा। उसके उस निश्चिंत आनंद को देखकर भीतर ही भीतर शशिकला की छाती फटने लगी। ठंड का मौसम आ गया। मजिस्ट्रेट साहब गांवों में तहकीकात करने दौरे पर निकले और शिकार की तलाश में जंगल से सटे हुए एक गांव में तंबू तान दिए गए। गांव के रास्ते में साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई और लड़के उन्हें देखकर चाणक्य श्लोक में कुछ रद्दो बदल करके नक्खी, दंती, श्रृंगी आदि के साथ साहब को भी सम्मिलित करके बहुत दूर हट गए। लेकिन गंभीर प्रकृति नीलमणि अटल कुतूहल के साथ शांत भाव से साहब को ही देखता रहा। साहब को न जाने उसमें क्यों इतनी दिलचस्पी दिखाई दी। उसने पास बुलाकर पूछा, आप पाठशाला में पढ़ते हो? बालक ने खामोश ही खड़े रहकर सिर हिला दिया। हाँ। साहब ने पूछा, कौन सी किताब पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक शब्द का मतलब न समझकर साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर जाकर नीलमणि ने मजिस्ट्रेट साहब के साथ अपने इस परिचय की वार्तालाप खूब प्रसन्नता के साथ दीदी से कही। दोपहर को पजामा पगड़ी आदि पहनकर जयगोपाल मजिस्ट्रेट साहब को सलाम करने पहुंचा। अर्थी प्रत्यर्थी, चपरासी, सिपाही वगैरह की चारों तरफ धूम मची हुई है। साहब उस समय तंबू के बाहर खुली छाया में वेंकतप टेबल लगाए बैठे थे। वो जयगोपाल को चौकी पर बैठाकर उससे गांव के हालचाल पूछ रहे थे। जयगोपाल गांव वाले सर्वसाधारण के सामने जो इस प्रकार गौरव के स्थान पर दखल दिए हुए बैठा है, इसके लिए मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। इसके दिल में बार बार ये विचार आ रहा था कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख लेता तो अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए घूंघट काढ़े एक औरत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, आपके हाथ में अपने इस अनाथ भाई को सौंप रही हूं, आप इसकी सहायता कीजिए। साहब अपने पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति और बड़े माथे वाले शिशु को देखकर तथा उसकी स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी वक्त खड़ा हुआ। बोला, आप तंबू में जाइए, मुझे जो कहना है मैं यहीं पर कहूंगी। जयगोपाल का मुख मारे घबराहट के सफेद पड़ गया और मारे घबराहट के वो ऐसा चंचल हो उठा जैसे अंगार पर पैर पड़ गया हो। गांव के लोग कुतूहल के मारे चारों ओर से खिसक खिसक कर सामने आने की कोशिश करने लगे। इतने में साहब ने बेत उठाया तथा सब के सब भाग खड़े हुए। शशिकला ने अपने भाई का हाथ पकड़े हुए बगैर माँ बाप के उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक कह सुनाया। जयगोपाल ने बीच बीच में रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन साहब ने उसे जहां का तहां गरज कर डांट दिया, चुप रहो तुम, और बेत का इशारा करके उसे चौकी से उठाकर सामने खड़े होने का आदेश दे दिया। जयगोपाल शशिकला पर मन ही मन गरजता हुआ खामोशी से खड़ा रहा और नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल सटकर मुख बाए खड़ा हुआ सब कुछ सुनता रहा। शशि की बात समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट ने जयगोपाल से कई प्रश्न किए। उसका उत्तर सुनकर बहुत देर तक चुप रहने के पश्चात शशि को संबोधित करके कहा, बेटी, ये मामला हालांकि मेरे इजलास में नहीं चल सकता, पर तुम निश्चिंत रहो, इस मामले में मुझे जो कुछ करना है मैं ज़रूर करूँगा। तुम भाई को लेकर बेधड़क अपने घर जा सकती हो।
शशि बोली, साहब, जब तक मेरे भाई को अपना मकान नहीं मिल जाता तब तक इसे लेकर घर जाने की हिम्मत मैं नहीं कर सकती। अब इसे अगर आप अपने पास नहीं रखते तो और कोई भी इसे नहीं बचा सकता। साहब बोले, तुम कहाँ जाओगी? शशिकला ने कहा, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। साहब मुस्कुराया तथा ताबीज बंधे उस दुबले पतले गंभीर शांत मीठे स्वभाव वाले काले रंग के देसी बच्चे को अपने समीप रखने को मान गया। शशि जब जाने लगी तो बच्चे ने उसकी धोती पकड़ ली। साहब बोले, बेटा तुम घबराओ मत, आओ मेरे पास आओ। घूंघट के अंदर आंसुओं का झरना सा बहाते और पोंछते हुए बच्चे की दीदी ने कहा, मेरा प्यारा बाबू है ना, मेरा भैया है ना, जा जा साहब के निकट जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलेगी। अच्छा। बच्चे को उठाकर उसने अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे और पीठ पर हाथ फेर कर किसी प्रकार उसके हाथ से अपनी साड़ी का पल्ला छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने फौरन ही बच्चे को अपने बाएं हाथ के घेरे में लिया और बच्चा दीदी दीदी कहकर चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने सिर्फ एक बार मुड़कर दूर से ही अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर से उसे खामोश तसल्ली दी। वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर और भी तेजी से आगे निकल गई। फिर उसी काफी दिनों के जाने पहचाने घर में पति पत्नी का मिलन हुआ। विधाता का विधान जो ठहरा। लेकिन ये मिलन अधिक दिन तक नहीं टिका। कारण इसके कुछ ही समय बाद एक रोज सवेरे गांव वालों ने सुना कि रात को जयगोपाल की पत्नी हैजे से मर गई और रात को ही उसने दाह क्रिया भी कर दी। विदा के वक्त शशि अपने भाई से वायदा करके गई थी कि उसकी दीदी उससे फिर मिलेगी। पता नहीं उस वादे को वो पूरा कर सकी या नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगी। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।